अक्सर हम कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं। इसमें से किसी ने धरती से आसमान तक का सफर किया है, तो किसी को हाथ उठाते ही आसमान मिल गया। किसी के पास बेशुमार धन होने की खुशी को तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती है जब वो धन अपने पुरखों की नहीं बल्कि अपने खून, पसीने और मेहनत की कमाई का हो। हम ऐसे ही महान लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो आज एक मिसाल बन गए हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हासिल हो सकता है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई मोड़ ला सकते हैं, बस जरूरत होती है एक सही फैसले की और आत्मविश्वास की। और इसी बात को सच करके दिखाया है गौतम अडानी ने। इन्होंने यह बताया है कि दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है और आज भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। और कैसे इन्होंने धरती से आसमान तक का सफर तय किया, कैसे सक्सेस की बुलंदियों को छुआ। इनके तकलीफ भरी जिंदगी की कहानी आपको जरूर कुछ न कुछ सीख देगी। कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1962 से। भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के रतनपोल क्षेत्र में एक आर्थिक कमजोर जैन परिवार में गौतम अडानी का जन्म हुआ। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि एक इतने छोटे से परिवार का लड़का पूरे भारत के अमीर इंसानों की सूची में होगा। अडानी के पिता का नाम शांतिलाल जैन एवं माता का नाम शांता जैन अडानी था। गौतम अडानी के कुल 7 भाई बहन हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेठ चिन्नमलाल नागीदास स्कूल से हुई थी। बाद में इन्होंने गुजरात के ही एक विश्वविद्यालय में वाणिज्य के लिए दाखिला लिया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अगले साल ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इनके पिता का एक कपड़े का छोटा सा कारोबार था, जो कि वो भी सही से नहीं चलता था और घर की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, जिस वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। गौतम अडानी के करियर की शुरुआत। आर्थिक स्थिति से घर छोड़ने के बाद वो सीधे मुंबई आए। यह समय था साल 1978 का। जिस समय अडानी मुंबई पहुंचे उस वक्त उनके पास केवल 100 रुपए थे। मन में एक नई आशा और दिल में एक उमंग जो अंदर से जोर जोर से कहता कि तुम कर सकते हो, खुद पर भरोसा रखो। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स की कंपनी में डायमंड स्टार्टर के रूप में अपना पहला काम शुरू किया। डायमंड स्टार्टर के रूप में 2-3 साल काम करते हुए इन्हें डायमंड बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ आ गई। जब इन्हें लगा कि आगे कुछ कर सकते हैं, तो इसके बाद इन्होंने झवेरी बाजार में खुद का एक डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस स्टार्ट किया। इस वक्त ये महज 20 साल के थे और इसके मुताबिक ये उनके लिए काफी प्रभावशील रहा और यह उनकी एक अच्छी उपलब्धि थी। 1981 अडानी ग्रुप की शुरुआत। साल 1981 गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख अडानी ने इन्हें एक सूचना भेजी। मनसुख चाहते थे कि गौतम अडानी उनके अहमदाबाद में प्लास्टिक की कंपनी में काम करे और गौतम भी इस बात पर राजी हो गए। उस वक्त प्लास्टिक को बनाने के लिए भारी मात्रा में पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत होती थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि भारत में कुछ छोटे छोटे कंपनी ही पॉलीविनाइल की सप्लाई करती थी, लेकिन इससे उनकी आवश्यकता अनुसार प्लास्टिक का काम नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से इनको बाहर के देशों से पॉलीविनाइल को मंगाना पड़ता था और यह दिक्कत इनके साथ और भी कंपनियों को थी और इसे गौतम अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। यह वह वक्त था जब अडानी एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत हुई और पॉलीविनाइल को इंपोर्ट करने का काम जारी किया। साल 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत में भारत के कई छोटी बड़ी कंपनी गौतम अडानी से पॉलीविनाइल को खरीदने लगी। बाद में अडानी एक्सपोर्ट्स का नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेज रख दिया गया। इस कंपनी ने न सिर्फ प्लास्टिक बल्कि इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, धातु और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग भी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गौतम की मेहनत रंग लाई। इनकी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई और अडानी एंटरप्राइजेज एक बड़ा नाम बन गया। 1995 बड़े मकाम की नींव। साल 1995 में गुजरात की सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी ढूंढ रही थी। जैसे ही यह बात गौतम अडानी को पता लगी, उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया और तुरंत इस पोर्ट की जिम्मेदारी को संभाला। बाद में जाकर इन्होंने गुजरात के सबसे बड़े इस पोर्ट को ही खरीद लिया, जो कि
8,000 हेक्टेयर में फैला है, जहां से भारत का लगभग 1/4 माल की सप्लाई होती है। इसके साथ ही इस पोर्ट में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और प्राइवेट एयरपोर्ट भी मौजूद है। 1996 अडानी का नया कारोबार। इसके बाद साल 1996 में अडानी ने बिजली के उद्योग में अपना कदम रखा। 1996 में अडानी समूह ने बिजली के कारोबार की स्थापना की, जिसके साथ ही कई सारे राज्यों और शहरी इलाकों में बिजलियां देनी शुरू कर दी। लेकिन आगे आने वाली समस्याएं ये थी कि इतनी बिजली के उत्पादन के लिए भारी मात्रा में कोयले की जरूरत होती थी, जिसके बाद साल 1999 में कंपनी में कोयले के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया। लेकिन इससे जितनी कंपनी को कोयले की जरूरत थी, उतना कोयला नहीं मिल पा रहा था। इसको खत्म करने के लिए अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल माइन को ही खरीद डाला। लेकिन यह समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। अब ऑस्ट्रेलिया से कोयला भारत लाना इतना आसान नहीं था और इस समस्या के समाधान के लिए गौतम अडानी ने वहां के एक एबॉर्ट पॉइंट पोर्ट को 12,147 करोड़ में खरीद लिया, जिसकी वजह से भारत में कोयला आसानी से पहुंचाया जा सकता था। धीरे धीरे इनके कोयले का बिजनेस दुनिया भर में फैल गया और इनकी कंपनी दुनिया में कई इलाकों में कोयले को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी थी। गौतम अडानी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खरीदी हुई माइन हर साल 60 मिलियन टन कोयला देती है और अडानी ने इस कोयले के अलग अलग देशों में व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन कोयले के अलग अलग देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अडानी को दूसरे ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन बाद में अडानी के खुद के ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हुआ और दुनिया भर में अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इन्होंने फैला दिया। खुद के कई बड़े बड़े पानी के जहाज खरीदे, रेलवेज और एयरवेज का डेवलपमेंट किया। लेकिन इसके बाद भी अडानी के कदम यही नहीं रुके। उन्होंने धीरे धीरे लोगों के घरों में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। फॉर्च्यून, जिसका इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा, जो कि यह अडानी ग्रुप का ही तेल है। दरअसल फॉर्च्यून सिंगापुर की एक कंपनी थी और अडानी ने इस कंपनी के साथ मर्जर किया और उसके बाद एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने अडानी विल्मर रखा, जिसमें इनकी कंपनी ग्रोसरी प्रोडक्ट को बनाती थी। धीरे धीरे वक्त बीता और अडानी ने और भी नए कारोबार में अपने हाथ आजमाना चाहा, जिसके तहत उन्होंने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की। थर्मल एनर्जी, विंड मिल और सोलर एनर्जी पर काम करना शुरू कर दिया। इनकी शुरुआत का वो समय था जब हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे। इसमें अडानी ने भी अपना हाथ आजमाया और आज वो भारी मात्रा में एनर्जी उत्पादन करते हैं। इसके साथ उन्होंने इस बात का दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में वो सोलर से 648 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन करेंगे, जो अभी तक पूरी दुनिया में किसी कंपनी ने नहीं किया है। और 2030 तक अडानी की इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करेगी। इसके साथ ये भारत के डिफेंस सेक्टर में भी काम करेंगे। फिलहाल कुछ समय पहले इन्होंने भारत में 1 गीगावाट का सेंटर बनाने के लिए एज कनेक्शन के साथ पार्टनरशिप किया है। आखिरकार अडानी के मेहनत ने अपना रंग दिखाया और इसके साथ ही इनकी कंपनी आज के समय में इंडिया के 7 एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रही है। इसके साथ अडानी की एक दिन की कमाई 150 मिलियन $। है। पिछले सालों में अडानी ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में इन्हें केवल सक्सेस और तरक्की ही नहीं मिली। कई बार तो कई बड़ी दुर्घटनाओं से ये बचकर बाहर आए हैं। कई बार लोगों ने इन्हें खूब नफरत दिया। एक बार जब ये होटल ताज के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद कैसे भी पूरी रात ये बचे और अगले दिन सुबह इन्हें वहाँ से निकाल लिया गया। इसके साथ ही इनको एक बार अगवा भी कर लिया गया था और फिरौती के तौर पर उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके आगे उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में कोयले खदानों को खरीदा, तब कई सारे पर्यावरण संगठनों ने इनका जमकर विरोध किया। कई सारे अलग अलग सवाल उठाए गए, क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहे थे वह पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला था, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला था। इसी पर वहाँ के लोगों ने गो अडानी के नारे, स्टॉप अडानी जैसे कई नारे भी लगाए। लेकिन फिर भी अडानी आगे बढ़ते रहे और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। पता है, इनके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे एक बात याद आ गई। जो आपके सपने होते हैं ना, उनको अपनी औकात से बड़ी देखो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।